सुविचार को लेते हुए आज की क्लास हम अपने प्रारंभ कर रहे हैं और इस क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है। क्या चित्रावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपसे पूछा गया है कि चित्रावली किसकी कृति या किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए कि चित्रावली किसकी रचना है। ऑप्शन आपके समक्ष है, शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद और मलिक मोहम्मद जायसी। तो बताइए इन चार रचनाकारों में से किस रचनाकार के द्वारा चित्रावली प्रसिद्ध रचना को लिखा गया है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चित्रावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? चित्रावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए राइट आंसर की बात कर लें। किसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहां पर सिलेक्ट किया आपका मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में मलिक मोहम्मद जायसी यदि आंसर दिया है तो वेरी गुड, इज द रॉन्ग आंसर। ये दोस्तों क्या आपका गलत आंसर है। यदि राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका उस्मान। राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका? उस्मान। उस्मान इज द राइट आंसर। तो उस्मान की जो रचना है कौन सी है? चित्रावली है। यह कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछी गई है। चित्रावली किसकी रचना दोस्तों? आपका उस्मान की रचना है। अब बात आती है कि जिन विद्यार्थियों को तो पता था तो उन्होंने तो आंसर दिया है। अदरवाइज आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में कई आपके कवि और लेखक हुए हैं और उनकी कई रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे में हमें कई बार ये होता है कि हम रचनाएं रटकर तो चले जाते हैं किंतु भूल जाते हैं। किंतु अब वो तरीका देखिए, वह धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने तरीका नहीं पढ़ा होगा कि उस्मान की जो रचना है चित्रावली, इसको कैसा याद किया जाए। मुझे दोस्तों सिर्फ इतना बताइए कि नक्शे को क्या कहा जाता है? मानचित्र कहा जाता है। नक्शे को और क्या कहा जाता है? मानचित्र कहा जाता है। अब मानचित्र कहने से मेरा तात्पर्य क्या है दोस्तों? ट्रिक आपकी बन गई। देखिए यहाँ पर मानचित्र में मान आपका ये रहा और ये क्या दोस्तों आपका चित्र। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई दोस्तों? मानचित्र। यदि हम ट्रिक की बात कर लें, ट्रिक हमारी क्या रहेगी? मानचित्र। तो यहाँ पर मान से मतलब किससे दोस्तों? उस्मान से। मान से किसका मतलब है? उस्मान से। और चित्र का मतलब दोस्तों किससे? आपके चित्रावली से। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है क्या? मानचित्र। और मानचित्र कहने का मतलब है, मान का मतलब किससे हो जाएगा? आपके उस्मान से हो जाएगा। और चित्र का मतलब किससे हो जाएगा दोस्तों? आपके चित्रावली से हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि उस्मान की जो रचना कौन सी है दोस्तों? चित्रावली है। तो चित्रावली जिनका भी राइट आंसर है उस्मान, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? छप्पय छंद। क्या पूछा गया है? छप्पय छंद की रचना किन दो छंदों से मिलकर होती है? यह भी प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या कि छप्पय छंद की रचना किन दो छंदों से मिलकर होती है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। क्या दोहा और सोरठा से मिलकर होती है, या रोला प्लस उलाला से मिलकर होती है, या दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है, या रोला प्लस सोरठा से मिलकर होती है? दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको जानकारी इसके विषय में दे दूं। ये जो छप्पय छंद होता है ये 6 पंक्तियों वाला होता है। 6 पंक्ति वाले आपके समक्ष साधारणतः 2 छंद होते हैं। 6 पंक्ति वाले छंद में एक आता है कुंडलिया छंद और एक होता है दोस्तों आपका छप्पय छंद। और आपसे पूछा गया है कि छप्पय छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि छप्पय छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि छप्पय छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है? छप्पय छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है? चलिए अब इसके भी राइट आंसर की बात कर लें कि भाई राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने
जिन भी विद्यार्थियों ने यदि ऑप्शन नंबर सेकंड का चयन किया है, मतलब रोला प्लस उल्लाला यदि किसी ने सिलेक्ट किया है, इज द राइट आंसर। रोला प्लस उल्लाला मिलाकर किस छंद की रचना होती है दोस्तों? छप्पय छंद की रचना होती है। तो इसको सिंपल आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि छप्पय छंद की दो छंदों से मिलकर बनता है। तो छप्पय छंद दोस्तों दो छंदों से मिलकर बनता है, एक होता है रोला छंद और एक होता है उल्लाला छंद। रोला छंद की 4 पंक्तियां इसमें शामिल होती हैं और उल्लाला छंद की दोस्तों 2 पंक्तियां शामिल होती हैं। तो 4 और 2 टोटल कितनी पंक्तियां हो जाती हैं? 6 पंक्तियां हो जाती हैं। छप्पय छंद में 6 पंक्तियां होती हैं। प्रथम 4 पंक्तियां रोला छंद की होगी और अंतिम 2 पंक्तियां दोस्तों उल्लाला छंद की होगी। अब बात आती है कि सर हमने मान लिया कि छप्पय छंद रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है, किंतु एग्जाम तक हम कैसे याद रखें? हम भूल जाते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन हमारे समक्ष जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम घर से क्या रटकर आए थे और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तो इसकी भी दोस्तों धांसू ट्रिक बता रहा हूं, उससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, हमेशा ही आपको याद रहेगा कि छप्पय छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है। जी हाँ दोस्तों, छप्पय छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है। इसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। तो कैसे याद रखेंगे उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि छप्पय छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास क्या था दोस्तों? आपका छप्पय छंद। अब सपोज कीजिए कि आपकी कोई प्रेमिका है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपकी प्रेमिका के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। और अब ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि उसने आपको चीट किया हो, उसने आपको धोखा दिया हो। तो उसके धोखे देने के कारण आपने ब्रेकअप कर लिया। अब उसके वियोग में आप क्या हो रहे हैं दोस्तों? दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोने लगे हैं। फिर आपने क्या किया कि गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका को छप से क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। आपकी प्रेमिका को आपने गुस्से में आकर छप से क्या कर दिया? थप्पड़ मार दिया। और क्या कहा? छप से थप्पड़ मारने के बाद क्या बोला? अब रो। क्या बोला? अब रो। मतलब तू अभी तक हंस रही थी, मैं तेरे वियोग में रो रहा था। तो गुस्से में आकर आपने दोस्तों अपना आपा खो दिया और छप से उसके गाल पर क्या है? थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने के बाद आपने आपसे क्या कहा उससे कि अब रो, मतलब अभी तक मैं रो रहा था, अब तू रो। तो यहाँ पर अब रो का मतलब क्या हुआ? छप से आपने क्या मारा? थप्पड़ मारा। छप से आपने क्या मारा? थप्पड़ मारा। और उससे क्या कहा? अब रो। तो अब रो का मतलब यहाँ पर आर से क्या हो जाएगा? रोला हो जाएगा। और ओ से क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारी ट्रिक थी कि छप्पय छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। छप्पय छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? तो रोला प्लस उल्लाला। तो रो का मतलब है रोला प्लस उल्लाला। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रहेगा कि छप्पय छंद की रचना 2 छंदों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? रोला हो गया और दूसरा दोस्तों क्या हो गया? उल्लाला हो गया। तो यह ट्रिक दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रश्न तीसरा आपसे पूछा गया है कि कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यह भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन आपके पास है जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। क्या जयपुरी नहीं होगी, या मारवाड़ी नहीं होगी, या मालवी नहीं होगी, या मेवाड़ी नहीं होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि राजस्थानी हिंदी कौन सी नहीं है, कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यदि ऑप्शन नंबर सिलेक्ट किया है थर्ड मालवी, तो यहाँ पर मालवी जितने भी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है, वेरी गुड, मालवी इज द रॉन्ग आंसर, ये इसका सही जवाब नहीं है। राइट आंसर की बात कर लें कि यहाँ पर कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो दोस्तों ध्यान रहे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इनमें से कोई नहीं, मतलब जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाड़ी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। राइट आंसर कितना होगा, 4 होगा। मतलब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, और 4 बोलियां कौन कौन सी हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाड़ी। अब बात आती है कि सर जिनको तो याद, उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता, तो दोस्तों इसकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो 4 बोलियां आती हैं, उन 4 बोलियों को कैसे याद रखें, उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। यहाँ पर जो 4 बोलियां हैं उनको याद करने की हमारी जो ट्रिक बनेगी वह क्या बनेगी, उस चीज को देखिए। तो सपोज दोस्तों हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई लड़का है, वह अपने मामा को अपना नाम बता रहा है, कोई भांजा है, मतलब कोई लड़का है, वह अपने मामा को अपना नाम बता रहा है, तो ट्रिक हमारी क्या बनेगी, जय मामा में राज, जय मामा में राज। मतलब यहाँ पर राज नाम का कोई लड़का है, वह अपने मामा को अपना नाम बता रहा है, और उसके मामा का नाम क्या है, जय। उसके मामा का नाम क्या है, जय, और लड़के का नाम क्या है, राज। तो बताइए राज मामा का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। तो सिंपल सा मान लिया कि राज जो लड़का अपने मामा को नाम बता रहा है कि जय मामा, मैं आपका भांजा कौन हूँ, राज हूँ। बस यही तरीका दोस्तों, यही ट्रिक आपको दोस्तों क्या है, याद रखनी है कि जय मामा में राज। अब देखिए इससे ट्रिक क्या बनेगी, बताइए। जय से क्या बन जाएगा, जय से दोस्तों क्या बनेगा, जयपुरी हो जाएगा। जय से क्या बन जाएगा, जयपुरी बन जाएगा। अब बताइए मामा में पहले माँ से क्या बन जाएगा, पहले माँ से क्या बन जाएगा, मारवाड़ी बन जाएगा। अगले माँ से क्या बन जाएगा दोस्तों, मालवी बन जाएगा। आगे क्या दोस्तों, में, तो में से क्या बनेगा, मेवाड़ी बन जाएगा। और लास्ट में दोस्तों क्या लिखा है, राज। तो राज का मतलब है ये कौन सी बोली है आपकी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राज का मतलब क्या हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी। इसका मतलब है ट्रिक सिंपल से इतनी दोस्तों कि जय मामा में राज, जय मामा में राज का मतलब हो गया जय से जयपुरी बन जाएगा, माँ से मारवाड़ी बन जाएगा, फिर से माँ है, इस माँ से मालवी बन जाएगा, और मैं से क्या बन जाएगा, मेवाड़ी बन जाएगा। और राज का मतलब है ये सारी किसकी बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो यह भी ट्रिक दोस्तों पसंद आई होगी। इस प्रकार की ट्रिक ना तो किसी किताब में दी रहती है, ना ही किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा दोस्तों बताई जाती है। यदि ट्रिक पसंद आ रही हो तो आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक आपके शिक्षक का मनोबल बढ़ाता है। हम बिना किसी निस्वार्थ भावना के हर हफ्ते आपके समक्ष क्लास लेके आते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि राइट आंसर की हम बात कर लें तो राइट आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों के चारों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और ट्रिक सिंपल सी क्या थी, जय मामा में राज। तो जय मामा में राज से आप राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियां दोस्तों क्या है, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बार एमपीएसआई में पूछा गया था, क्या हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को या प्रारंभिक युग को आदिकाल की संज्ञा किसने दी। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य में हर एक काल का विभाजन किया गया है। पहले आता है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल,
फिर आता है रीतिकाल और फिर चौथे नंबर पे क्या आता है दोस्तों, आधुनिक काल। तो सबसे पहले जो काल आता है जिसको हम क्या नाम कह रहे हैं, आदिकाल। एक बार 2017 के एमपीएसआई में पूछा गया था कि आदि का मतलब क्या होता है। 2017 एमपीएसआई में पूछा गया था दोस्तों, आदि का मतलब क्या होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले मुझे इसी बात का आंसर दीजिए कि आदि का मतलब क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों आदि का जो अर्थ होता है वह होता है प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। तो आदिकाल का मतलब क्या हो गया, आदिकाल का मतलब क्या होगा, प्रारंभ का काल, क्योंकि आदि का मतलब ही होता है शुरुआत करना या प्रारंभ का। तो प्रारंभ का जो काल है वह कौन सा है, आदिकाल। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य के आरंभ का जो काल है जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं, तो ये आदिकाल किसके द्वारा अभिनिहित किया गया है या किसके द्वारा इसकी संज्ञा दी गई है। ऑप्शन आपके समक्ष है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन। आपको पता होगा कि जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है जिसे हम आदिकाल कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के चूंकि ये प्रारंभिक काल था तो हर एक विद्वान लेखकों ने अपने अपने अनुसार इसका नामकरण किया है। ये नामकरण आपसे पूछा भी जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। बताइए आदिकाल या जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे क्या नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको क्या नाम दिया है, राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है या जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। तो हालांकि यहाँ पर तो सिर्फ आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल होता है जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं, तो ये आदिकाल किसके द्वारा कहा गया है या हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है। तो फटाफट दोस्तों बिना गूगल किए हुए इसका आंसर दीजिए कि आदिकाल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो यदि आंसर की बात कर लें कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इसकी धांसू ट्रिक बता रहा हूं कि इसको याद कैसा करें, इसको याद कैसा करना है उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा गया है, आदिकाल। आपसे पूछा गया है कि भाई जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, उसे आदिकाल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका हम देख रहे हैं आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं क्या कि जो आदिकाल या जिसको हम प्रारंभिक काल कह रहे हैं, तो सपोज कीजिए आपने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे 1000 रुपए चाहिए। आपने अपनी माँ से क्या कहा कि मुझे माँ 1000 रुपए चाहिए। अब भाई जब भी हम अपने माता या पिता से पैसे मांगते हैं तो माता पिता का पहला प्रश्न तो यही होगा, चलिए ठीक है आपको 1000 क्या 2000 रुपए में दे दूंगी। पहले एक सॉलिड रीजन बताइए कि आपको ये पैसे किस कारण या किस उद्देश्य से चाहिए। तो एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और क्या कहता है, माँ मुझे 1000 रुपए चाहिए, माँ मुझे 1000 रुपए चाहिए। अब उसकी माँ ने कहा कि भाई 1000 रुपए किस लिए चाहिए, तो फिर बच्चे ने बोल दिया माँ मुझे कपड़े, जूते, माँ मुझे कपड़े, जूते, किताब और आदि सामग्री चाहिए। तो बच्चे का देखो प्रश्न देखिए उसने क्या उत्तर दिया है। माँ से जब उसने मांगे 1000 रुपए तो माँ ने कहा भैया चले ठीक है 1000 रुपए मैं तुझे दे देती हूँ, पर से 1000 रुपए का तू करेगा क्या। तो बच्चा बोलता है माँ मुझे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए और किताब और क्या है आदि लेना है। क्या लेना है, आदि लेना है। तो देख कपड़े, जूते, आदि। तो देखो आदि से तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, आदि चाहिए मतलब आदि से आप क्या याद रखेंगे, आदिकाल। आदि से क्या रखेंगे, आदिकाल। और ये सारी चीजें लेने के लिए कितने रुपए मांगे गए, 1000। तो 1000 से दोस्तों धांसू ट्रिक देखिए, 1000 से आप क्या याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 से क्या याद रखेंगे दोस्तों आप, हजारी प्रसाद
द्विवेदी, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों दूसरा कोई तरीका ये नहीं है इसको याद करने का। तो हमारी जो ट्रिक हो गई, हमारी जो धांसू ट्रिक होगी दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी, तो हम सिंपल समझ गए कि मां से आपने 1000 रुपए मांगे तो 1000 का मतलब क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और किस लिए मांगे, तो कपड़े जूते किताब आदि खरीदना है। आदि खरीदने का मतलब किससे, आदिकाल से, अर्थात राइट आंसर ये होगा कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा, आदिकाल की संज्ञा दोस्तों किसके द्वारा दी गई है, आदिकाल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। तो ये तो एक तरीका हुआ दोस्तों, यह तो एक तरीका हुआ। इसके अलावा एक तरीके से आप और याद कर सकते हैं, कैसे कि भैया हम ये मान लें क्या कि आदिकाल में दोस्तों दूसरी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नंबर 2 यदि किसी को पसंद नहीं आई हो तो वह ट्रिक नंबर 2 को खा सकता है, अर्थात क्या है, ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकता है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आदिकाल में 1000 आदि मानव हुए। कितने हुए आपके, 1000 आदि मानव हुए। देखो आदि मानव का मतलब ही क्या होता है, जो प्रारंभ में जो मानव थे, जो आपके जंगलों में रहते थे और पेड़ों की छाल को पहनते थे और आपका कंदमूल खाते थे, तो ऐसे लोग कौन कहलाए, आदि मानव कहलाए। तो हमारे ट्रिक हम ये भी बना सकते हैं क्या कि आदिकाल में 1000 आदि मानव हुए, आदिकाल में 1000 आदि मानव हुए। अब देखो आदिकाल का मतलब तो किससे, आदिकाल से ही है, और 1000 का मतलब किससे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। 1000 का मतलब किससे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किसकी संज्ञा दी है दोस्तों, आदिकाल की संज्ञा दी है। तो आई होप ये दोनों ही ट्रिक आपको पसंद आ गई होंगी दोस्तों। यदि ट्रिक पसंद आ रही हो तो हिट द लाइक बटन, आपके लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यह ट्रिक आपको दोस्तों हमेशा याद रहेगी। चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है कि हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार। जी दोस्तों, हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार, ये क्वेश्चन दोस्तों इतनी बार परीक्षा में पूछा गया है और जब भी पूछते हैं 90% लोगों का इसका आंसर तो पता रहता है, किंतु दो ऑप्शन में भ्रमित हो जाते हैं, या तो अस्त्र के बारे में सोचने लगते हैं या तो शस्त्र के बारे में सोचने लगते हैं। और आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन तो लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और विद्यार्थी उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो पहले मुझे आप आंसर दीजिए कि हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कौन सा होगा, हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कौन सा होगा। कई बार ये परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, तो फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए कि हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कौन सा है। क्या आंसर अस्त्र होगा, क्या आंसर शस्त्र होगा, या बम होगा, या बाण होगा। तो हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार क्या होगा, हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार क्या होगा। तो यहां पर देखो दोस्तों जी बात कर ले कि आपसे हथियार पूछा गया है, तो बताइए यदि बम किसी ने आंसर दिया है तो बम हथियार होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन तो क्या दोस्तों आपका कट चुका है, ये ऑप्शन दोस्तों कट चुका है, क्योंकि यहां पर आपको पता है, हाँ तो हम बात करें कि हवा में फेंककर चलाया जाने हथियार कौन सा है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं तो बम तो यहां से क्या है हट चुका है, क्योंकि हमें पता है बम क्या है हथियार में नहीं आता है। फिर इसी प्रकार बाण की बात कर लें तो फिलहाल हम मोटे तौर पर एक हथियार की बात कर रहे हैं, तो बाण को भी हम कुछ देर के लिए यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं कि या तो आंसर अस्त्र होगा या तो आंसर क्या होगा शस्त्र होगा। और क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है और बच्चे बार बार जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार परीक्षा में जाकर भूल जाते हैं कि अस्त्र होगा या शस्त्र होगा। तो पहले आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए
कि हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार क्या होगा? आंसर दोस्तों दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो अस्त्र या तो शस्त्र। आपने सुना भी होगा, रामायण या महाभारत की हम बात कर लें, आपने सुना हो कई बार लिखा रहता है क्या कि पांडवों और कौरवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित थी। क्या बोल रहा हूं? पांडवों और कौरवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित थी, मतलब उनकी सेनाओं के पास अस्त्र भी थे और क्या थे? शस्त्र भी थे। तो यही तो आपको बताना है, ये अस्त्र शस्त्र क्या होता है, अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर होता है, और वही तो आपसे पूछा गया है। क्योंकि आप में से कई विद्यार्थी इस समय ऐसे होंगे, उन्होंने अस्त्र शस्त्र तो सुना है किंतु उसके अंतर को आज तक नहीं पढ़ा होगा। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका इनके मध्य बताऊंगा, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें, राइट आंसर की बात कर लें तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर यदि सिलेक्ट किया है, जिन भी विद्यार्थियों ने यदि यहाँ पर सिलेक्ट किया है अस्त्र, तो यहाँ पर दोस्तों अस्त्र इज द राइट आंसर। हवा में फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कौन सा होता है? अस्त्र होता है। और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर शस्त्र आंसर दिया होगा, कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर शस्त्र आंसर दिया है, तो शस्त्र इज द क्या है दोस्तों? रॉन्ग आंसर, यहाँ पर शस्त्र नहीं होगा। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसा करें, सर इसको याद कैसा करें? तो दोस्तों अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट या लॉजिक में इसके पीछे बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं कि अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र में अंतर, अस्त्र और शस्त्र में दोस्तों क्या अंतर होता है, उस अंतर को यहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले तो बात कर लें दोस्तों, चाहे आपका अस्त्र हो चाहे शस्त्र, दोनों के दोनों क्या होते हैं? हथियार होते हैं। दोनों के दोनों दोस्तों क्या होते हैं? हथियार होते हैं। अब दोस्तों बात करें इनके मध्य अंतर क्या है, तो देखो पहला अंतर तो ये बन जाता है कि जो अस्त्र होते हैं, जो आपके अस्त्र होते हैं, वो हवा में फेंककर चलाए जाते हैं। क्या बोल रहा हूं? ऐसे हथियार जो हवा या वायु में फेंककर चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। तो इसका आंसर तो क्या होगा? अस्त्र क्या होंगे? हवा में फेंककर चलाए जाने वाले, हवा में फेंककर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके हवा में फेंककर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। किंतु इस शस्त्र की बात कर लें, किंतु यदि हम शस्त्र की बात कर लें तो दोस्तों जो आपके शस्त्र होते हैं, जो आपके शस्त्र होते हैं वो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। मतलब यदि दुश्मन पर आपको वार करना है तो आप हाथ में रखकर उससे लड़ेंगे। मतलब सिंपल सा है कि शस्त्र का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, शस्त्र का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता, इसे फेंककर नहीं चलाया जाता, इसे फेंककर नहीं चलाया जाता। अब आपने दोस्तों एक चीज सुनी, ब्रह्मास्त्र। जब सारे अस्त्र असफल हो जाते हैं तो रामायण महाभारत में आपने देखा होगा कि देवता या देवी देवताएं किसका संधान करते थे? ब्रह्मास्त्र का। तो उसे ब्रह्मास्त्र बोला जाता है, ना कि ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बोला जाता है, ना कि ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र शस्त्र होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो अस्त्र होता है हवा में फेंककर चलाया जाता है, जबकि जो शस्त्र होते हैं वो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। तो एक तरीका ये आपका समझ आएगा। चलिए दूसरा अंतर देखें, दूसरा अंतर देखें कि हम आपके अस्त्र और शस्त्र में दूसरा अंतर क्या होता है। तो दोस्तों आपने प्राय साधारण देखा होगा कि जब भी अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, अस्त्र का प्रयोग करते समय आपने देखा होगा, भगवान राम की बात कर लें, अर्जुन की बात कर लें या किसी अन्य देवता की बात कर लें, जब भी आपके अस्त्र का संधान किया जाता है तो अस्त्र का प्रयोग करते समय किसी मंत्र या तंत्र का जाप किया जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से हाथ में वो तीर लेते हैं और संधान मंत्र में करते हैं ओम ओम, इस प्रकार से कुछ भी। इसका मतलब है अस्त्र का प्रयोग करते समय किसी न किसी मंत्र का या तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप कर सकते हैं कि इसका प्रयोग करते समय तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग होता है। जबकि बात कर लें शस्त्र की, तो दोस्तों चूंकि शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाते हैं तो इनको चलाने के लिए आपको किसी प्रकार के मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। इनको चलाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा एक बात और हम समझ लें, यहाँ पर एक अंतर आपको और बता देता हूं बढ़िया सा, क्या कि जो आपके
अस्त्र होते हैं, जो आपके अस्त्र होते हैं, ये आपके दिव्य पुरुष के पास होते हैं। साधारणतः आपके दिव्य जो पुरुष होंगे या खास या चुनिंदा लोगों के पास होते हैं, खास या चुनिंदा लोगों के पास होते हैं। जैसे हम बात करें ब्रह्मास्त्र, बताइए ब्रह्मास्त्र हम लोगों के पास है क्या? नहीं है। आग्नेय अस्त्र हमारे पास है क्या? नहीं है। पर्जन्य की बात करें, गरुड़ अस्त्र की बात करें, तो ये जितने भी दिव्यास्त्र होते हैं वह दिव्य पुरुषों के पास होते हैं या खास लोगों के पास होते हैं, चुनिंदा लोगों के पास होते हैं। जबकि शस्त्र की बात कर ले तो शस्त्र आपके सभी किसी भी साधारण व्यक्ति के पास होते हैं। साधारण मनुष्य या साधारण पुरुष के पास भी दोस्तों क्या है, हो सकते हैं। शस्त्र आपके साधारण मनुष्य या पुरुष के पास होते हैं। तो ये दोस्तों 3 महत्वपूर्ण मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसके बारे में अब उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अब इनके उदाहरण हम यहाँ पर हम देख लेते हैं 4th नंबर पे। बताइए अस्त्र में मैंने मान लिया ब्रह्मास्त्र, एक मैंने क्या मान लिया दोस्तों आपका ब्रह्मास्त्र। इसी प्रकार और मैंने बोल दिया आग्नेय अस्त्र। इसी प्रकार से और लीजिए दोस्तों आपका पर्जन्य या गरुड़ अस्त्र। तो यहां पर कुछ मैंने अस्त्रों के नाम लिखे। वहीं पर यदि मैं शस्त्रों के उदाहरण की बात कर लूं, शस्त्रों के उदाहरण की मैं यदि बात कर लूं दोस्तों कि शस्त्रों के उदाहरण कौन से होंगे, तो जो दोस्तों जो भी आपके तलवार होते हैं, जो आपकी तलवार हुई, तलवार की बात कर लीजिए, भाला, तीर तो इसमें नहीं आएगा आपका, तलवार, भाला, परशु, गदा, पाश। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, ये शस्त्र होते हैं। बताओ तलवार को हाथ में रखकर प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तलवार को चलाने के लिए उससे पहले मंत्र की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। और तलवार किसी भी साधारण मनुष्य के पास हो सकती है। किंतु हम यदि अस्त्रों की बात करें, जैसे अर्जुन के पास जो आपका धनुष था उसका नाम क्या था? गांडीव। तो गांडीव अस्त्र या गांडीव अस्त्र हम लोगों के पास हो सकता है क्या? नहीं। हमारे पास धनुष तो हो सकता है, किंतु दिव्य पुरुष के पास दिव्य आपका धनुष होता है या दिव्य अस्त्र होता है। जी हाँ दोस्तों, दिव्य आपका अस्त्र होता है। तो ये बेसिक से जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है कि भाई अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। तो ये तलवार हुआ, भाला हुआ, परशु हुआ, गदा हुआ, पास हुआ, और इसके अलावा याद रख सकते हैं आप चाकू, छुरा, ये सारी चीजें, चाकू, छुरा, क्योंकि पहले आपके चला करते थे भाला, तलवार, आजकल तो चाकू, छुरा से काम चलता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से इधर हम मिसाइल वगैरह को ले सकते हैं, मिसाइल को भी दागा जाता है। मिसाइल की बात कर लें, बंदूक की बात कर लें। तो ये प्राचीन समय में तो इन अस्त्रों का प्रयोग होता था। अब वर्तमान में बंदूक, मिसाइल का प्रयोग होता है। इस प्रकार वर्तमान यहाँ पर चाकू, छुरा, इस प्रकार की चीजें आपकी चलाई जाती हैं। ठीक ना। AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भैया अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है। तो सिंपल सा है कि अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार होते हैं। अस्त्र का प्रयोग हवा में फेंककर चलाया जाता है और शस्त्र का प्रयोग हाथ में रखकर चलाया जाता है। अब इतना तो आपको याद रहेगा, किंतु होता क्या है कि हम परीक्षा में भूल जाते हैं कि यार फेंककर चलाया जाने वाला अस्त्र होगा या शस्त्र होगा। अभी तो मैंने बता दिया, तो बात क्लियर है। किंतु परीक्षा में इसको कैसा याद रखें, उसकी धातु ट्रिक में दोस्तों बता रहा हूं। इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। अस्त्र और शस्त्र को जिंदगी भर कैसे याद रहे कि परीक्षा में हमें देखते से ही बन जाए। तो वह तरीका, वह ट्रिक दोस्तों जानिए। और वह ट्रिक क्या है, यह देखिए। वह हमारी ट्रिक क्या है, यह देखिए। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, लिखा है संदीप सर की धांसू ट्रिक कि शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है। उसकी धांसू ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि याद कैसा करना है। अभी सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है, किंतु हमें तो एग्जाम में याद करना है कि अस्त्र की परिभाषा क्या है और शस्त्र की परिभाषा है। तो आपको लिखा है शस्त्र और अस्त्र में, शस्त्र की ओर आपके हनुमान जी आपके हाथ में गदा लिए हुए हैं। इसी प्रकार हम बात करें अस्त्र की, यहाँ पर अर्जुन अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लिए हुए हैं। क्या है, आपके अर्जुन अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर तो सिंपल सा है। यदि हम हनुमान जी की बात कर लें, हम दुर्योधन की बात कर लें, हम भीम की बात कर लें, हम युधिष्ठिर की बात कर लें, इन सभी के पास
यहाँ पर शस्त्र के रूप में क्या था आपका, गदा था। गदा का मतलब ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दुर्योधन भी गदाधारी थे आपके, भीम भी गदाधारी है, हनुमान भी गदाधारी है। और युधिष्ठिर की बात कर ले, युधिष्ठिर के पास अस्त्र के रूप में क्या था दोस्तों, सॉरी शस्त्र के रूप में क्या था, भाला था। युधिष्ठिर के पास भी, आपने महाभारत देखी होगी, तो युधिष्ठिर के पास शस्त्र के रूप में क्या था, भाला था, वो भाले से लड़ते थे। और बाकी अर्जुन की बात कर ले तो अर्जुन के पास क्या था, ब्रह्मास्त्र या अस्त्र थे, वह उनके अपना धनुष, गांडीव धनुष था, ये सारी चीजें। अब इस चीज को याद कैसा करना है वह देखिए दोस्तों, वह देखिए उसकी ट्रिक आपको बता रहा हूं क्या, कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर कैसे हम याद रखें। बताइए, यदि मुझे अस्त्र और शस्त्र दोनों में से किसी एक की ट्रिक पता चल जाए तो दूसरे की ट्रिक तो उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे बताइए, अस्त्र और शस्त्र को याद करने की, जैसे भगवान राम यहाँ पर धनुष लिए हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये तीर बने हुए हैं। अस्त्र को याद करने की धांसू ट्रिक क्या बताइए, जब मैं यहाँ पर अस्त्र को अंग्रेजी में लिखूंगा तो पहले क्या अल्फाबेट आएगा, ए। और हमने अभी कहा था कि अस्त्र का प्रयोग हवा में फेंककर किया जाता है, अस्त्र का प्रयोग हवा में फेंककर किया जाता है। और हवा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है दोस्तों, एयर बोला जाता है। हवा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एयर। तो ये भी ए से प्रारंभ हो रहा है और अस्त्र भी ए से प्रारंभ हो रहा है। तो अब हमेशा दोस्तों ये धातु ट्रिक से याद रहेगा क्या, कि अस्त्र कैसे चलेंगे, हवा में, और हवा बोले तो एयर, हवा बोले तो एयर। तो आई होप ये आपको ट्रिक पसंद आई होगी। ये आपको तीर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे दोस्तों किसके उदाहरण है, अस्त्र के। याद कैसे किया, तो अस्त्र को अंग्रेजी में लिखेंगे ए से, और ए इसका मतलब है अस्त्र का प्रयोग हवा में किया जाता है, और हवा को क्या बोला जाता है, एयर। एयर, तो एयर में ए आ रहा है और अस्त्र में भी ए आ रहा है, मतलब अस्त्र का प्रयोग कहां पर हो गया, एयर में हो गया, अर्थात क्या है, वायु में हो गया। और अस्त्र का प्रयोग यदि वायु में हो गया तो आपका शस्त्र इसका अपोजिट बन जाएगा। तो शस्त्र का कहां पर होगा, हाथ में रखकर होगा। तो यह ट्रिक आपको दोस्तों पसंद आई होगी। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है, निम्न में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। 6वां क्वेश्चन है, इसमें से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर बताइए, इसमें से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विपिन, कानन, कांतार और दाव, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों, कि यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। भाई जिन भी विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया यहाँ पर, इनमें यहाँ सिलेक्ट किया है कांतार। यदि कांतार सिलेक्ट किया है तो वेरी गुड, कांतार इधर क्या है, रॉन्ग आंसर। कांतार भी होता है, विपिन भी होता है, कानन भी होता है, दाव। दाव से मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावाग्नि कहलाती है। क्या कहलाती है, दावाग्नि। तो दावाग्नि मतलब दाव, ये तो जंगल का पर्यायवाची है। कानन भी जंगल का पर्यायवाची है, विपिन भी होता है और कांतार भी होता है। तो राइट आंसर की बात कर लें कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये सारे के सारे दोस्तों किसके उदाहरण है, आपके जंगल के उदाहरण है, जंगल के पर्यायवाची है। अब बात आती है इसको याद कैसा करें, क्योंकि दोस्तों आपने विपिन भी सुना होगा, आपने कानन भी सुना होगा, दाव भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि बोलते हैं। कैसे याद कराया था कि जब दाव बढ़ जाता है तो चीजों पर जंग लग जाती है, चीजें क्या है, गल जाती हैं। अब कई लोगों ने यहाँ पर कांतार आंसर दिया होगा, कांतार में भ्रमित हो गए होंगे कि सर कांतार हम नहीं सुना है, इसको याद कैसा करें। ये कांतार कई बार पूछा गया है। देखो जंगल के पर्यायवाची में आपको पहले जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बताइए, जब आप सुनसान किसी जंगल में आते हैं, जब आप सुनसान किसी जंगल में जाते हैं तो वहां पर आपके कानों में कैसी आवाज आती है, पिन पिन पिन, इस प्रकार से आवाजें आती हैं। क्या बोल रहा हूँ, जब आप किसी सुनसान जंगल या वन से होकर जाते हैं तो आपके कानों में कैसी आवाज आती है, पिन पिन पिन। तो पिन से क्या मतलब है, विपिन। पिन से मतलब क्या है, विपिन। तो एक तो ऐसा याद हो जाएगा कि पिन पिन की आवाज आती है, तो पिन से क्या बन जाएगा, विपिन बन जाएगा। अच्छा, अब दाव से मैंने आपको बता दिया था, दाव मतलब जंगल होता है, क्योंकि जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं,
दावाग भी बोलते हैं, ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था, इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर बात आती है कानन। अब देखो कानन और फिर आपका यहाँ पर कांतार, इनको कैसे याद करें बताइए। प्राचीन समय में या पुराने समय में जब जंगल से होकर किसी दुल्हन की डोली जा रही होती है तो जनरली क्या करते थे, जो डाकू लोग रहते थे वो डोली को क्या है लूट लेते थे, और दुल्हन ने जो कीमती आभूषण या जेवर या रत्न पहने हैं उनको शरीर से उतार लिया जाता था। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई जंगल से कोई डोली जा रही है और डोली में किसी आपकी दुल्हन ने, कानन का मतलब है कान से, कानन का मतलब किससे लेते हैं कान से, और कानों में क्या पहने हैं कुंडल पहने, कानों में क्या पहने हैं आपके कुंडल पहने हैं। अब कुंडल यहाँ पर पहने डाकू आ गया, तो डाकू क्या करेगा, दुल्हन के कानों से कुंडल क्या है उतार लेगा। क्या बोल रहा हूं, कानन का मतलब है कान से, और कान में क्या पहने कुंडल पहने, तो डाकू क्या करेगा कि दुल्हन के कानों से कुंडल उतार लेगा। बताइए कांतार को पढ़िए, कांतार का मतलब क्या होगा, कांतार कान से उतार, कांतार का मतलब क्या है कान से उतार, और कान से क्या उतार कुंडल उतार। कांतार का मतलब क्या होगा दोस्तों, कान से उतार, कांतार का मतलब है कान से उतार, और कान से क्या उतार कानन उतार, कानन का मतलब क्या है कुंडल उतार। इसका मतलब आपको यह भी याद हो जाएगा कि कानन कुंडल, मान लिए कानन कुंडल, और कानन कुंडल क्या कर लिए कांतार कर लिए गए, कांतार का मतलब क्या है कान से उतार। तो इसको याद रखते हैं कि ट्रिक आपको पसंद आई होगी कि कानन भी आपका होता है, कांतार भी होता है, दाब भी होता है, और यहाँ पर तो राइट आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों पर्यायवाची शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है, हम ट्रिक के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हैं। चलिए ये तो मैंने जो ऑप्शन दिए गए थे उनको याद करने का तरीका बता दिया। अब इसके अलावा जंगल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं, मैं एकमात्र ऐसी आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप जंगल या वन या फॉरेस्ट के सारे पर्यायवाची दोस्तों याद कर सकते हैं। और वह ट्रिक देखिए दोस्तों, वह ट्रिक यहां पर देखिए, किसके जंगल के समस्त पर्यायवाची आप कैसे याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक आपको याद क्या करना है दोस्तों, आपका कि बीबी अब जंगल अदागे। ट्रिक हमारे दोस्तों कि अब बीबी जंगल अदागे, मतलब हो सकता है कि आपकी कोई वाइफ है, कोई आपकी पत्नी है और जंगल में क्या है अदाएं दिखाने के लिए गई, जंगल में अदाएं दिखाने के लिए गई है। तो ट्रिक हमारी क्या है कि बीबी अब अदा जंगल गई, बीबी अब अदा जंगल गई। अब दोस्तों इस प्रकार से देखो, इस ट्रिक से किस प्रकार आपको याद करना है भाई, देखिए कि हमारी जो ट्रिक है कि बीबी अब जंगल अदा गई, तो बताइए यहाँ पहला लिखा है बी, जो पहला बी लिखा है इससे क्या बन जाएगा बीहड़, पहला पर्यायवाची क्या बन जाएगा बीहड़। और फिर आपका दूसरा लिखा है बी, फिर पुनः आपका इस बी से क्या याद रख सकते हैं विपिन, क्या याद रख सकते हैं आपका विपिन। फिर आपका दोस्तों तीसरा आ लिखा है, तीसरा दोस्तों क्या लिखा है आ लिखा है। आज से अब याद कर सकते हैं अरण्य, अरण्य मतलब भी जंगल होता है। और आज से अब एक और याद कर सकते हैं कौन सा, आज से आपका होता है अटवी, या फिर फिलहाल इसको यहीं पर लिख लीजिए इतना कि आज से आपने क्या याद कर लिया दोस्तों अरण्य। अब वह से यदि फोर्थ नंबर की हम बात कर लें, यदि हम फोर्थ नंबर की यहाँ पर बात कर लें तो व से, इस व से दोस्तों क्या बन जाएगा वन बन जाएगा, व से क्या बन जाएगा वन। और जंगल है तो एक तो यही बन गया पांचवा जंगल का पर्यायवाची, व से आपका जंगल ही बन गया एक तो आपका। अब फिर इसके बाद दोस्तों आगे देखिए आ से, जो आपका लिखा है आ से, इस आ से छठवें नंबर पे मैं क्या लेता हूँ अटवी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ आपका अटवी ले लेता हूँ। और फिर ये दा से सेवंथ नंबर पे क्या बन जाएगा दाब बन जाएगा। दाब मतलब क्या होता है जंगल ही होता है। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारी क्या थी कि बीवी अब जंगल अदा गई, तो बी से पहले बीहड़, दूसरे बी से विपिन, आज से यहाँ पर अरण्य, ब से वन, जंगल से जंगल बन गया। फिर अदा, अदा में आज से अटवी और दास क्या बन जाएगा दाब। गई यहाँ पर क्या दोस्तों साइलेंट है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं
कि बीबी अब जंगल आधा गई, बीबी अब जंगल आधा गई। यहाँ पर आप इस प्रकार से इस ट्रिक से दोस्तों क्या है याद कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको क्या बताया था, एक कांतार बताया था। तो कांतार का मतलब क्या है, कानों से उतार। कांतार का मतलब क्या है, कानों से उतार। तो यहां पर आपने इस प्रकार से याद करा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। जी दोस्तों, कई बार आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, यह भी याद रखें कि जो आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य है यह पृथ्वीराज रासो है। किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यह भी आपको ध्यान रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही इसे क्या कहा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो आपको बताना है हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। चलिए तो राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद बरदाई। ये आपके आदिकाल के काफी प्रसिद्ध आपके लेखक भी थे और पृथ्वीराज रासो के मित्र भी थे। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों, चंद बरदाई है। हालांकि चंद बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें लड़ाइयों का बड़ा ही वीरता पूर्वक प्रसंग इन्होंने लिखा है। हालांकि पृथ्वीराज रासो के कुछ अंश छूट गए थे, तो बाद में चंद बरदाई के पुत्र जलहणी के द्वारा इसे पूर्ण किया गया था। बाद में चंद बरदाई के पुत्र जलहणी के द्वारा इस पृथ्वीराज रासो के कुछ अंश जो छूट गए थे वह क्या है दोस्तों, पूरे किए गए थे। चले अब जिन्हें तो याद है कि अच्छा यहाँ पर रासो का मतलब होता है वीर काव्य से, रासो का मतलब होता है वीर काव्य से। आदिकाल में जो आपके ग्रंथ लिखे गए थे वो वीरता से संबंधित थे, इसलिए लेखक क्या करते थे, रासो लगा देते थे। जैसे आपने वो सुना होगा परिमल रासो, खुमान रासो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर रासो का मतलब होता है वीर काव्य से। अब जिनको याद नहीं रहता उसकी मैं आपको बढ़िया ट्रिक बता दूंगा आप कैसे याद रखें दोस्तों। बताइए पृथ्वीराज और आंसर क्या है, चंद बरदाई। तो अब पृथ्वी पर चंद राजाओं का ही क्या रह गया है, राज रह गया है। ट्रिक हमारी क्या है कि अब पृथ्वी पर चंद राजाओं का ही क्या है, राज रह गया है। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। यदि ऐसा याद नहीं रहता तो एक ट्रिक और बता देता हूं कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्र है था चांद है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, आपका चांद है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्र है। और चंद्र का मतलब क्या है, चंद बरदाई से है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो की जो रचनाकार हैं वह कौन है, आपके चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं कौन है, आपके चंद बरदाई। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है भारत के किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। दोस्तों राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब किसी भी राज्य के जो सरकारी कामकाज होते हैं जिस भाषा में चलाए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। सिंपल है कि किसी भी राज्य के जो प्रशासनिक काम होते हैं या दफ्तरों के काम होते हैं, सरकारी विभागों के काम होते हैं, तो सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आपकी जो राजभाषा है सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाते हैं। मुझे संख्या भी बताइए कमेंट करके, क्योंकि यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा दोस्तों हिंदी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले, संख्या की बात कर रहा हूँ पहले मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है भारत के 9 राज्यों की जो राजभाषा है क्या है, हिंदी है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 2 आपके केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी आपके। अब 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो आपका दिल्ली होगा, एक तो होगा दिल्ली और दूसरा आपका होगा अंडमान एंड निकोबार। दूसरा कौन सा आपका, अंडमान एंड निकोबार।
तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो राजभाषा है हिंदी है, और राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। किंतु आपसे फिलहाल तो ये पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एकमात्र वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात कर लें कि जहां पर जिन भी विद्यार्थियों ने यदि महाराष्ट्र का चयन किया है तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र की जो राजभाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वह हिंदी नहीं है। अब बात आती है, जरूरी नहीं है कि 4 राज्य में से महाराष्ट्र दे, आपको टोटल 9 राज्यों को पता होना चाहिए कि 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अब उन 9 राज्यों को याद करने की दोस्तों बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। क्या इन 9 राज्यों की जो राजभाषा हिंदी है वह कौन कौन से हैं, वह देखिए। तो 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी को याद करने के लिए आपने हिंदी के एक अभिनय आपके डायरेक्टर का नाम सुना होगा, प्रकाश झा। हिंदी के आपके जो डायरेक्टर हैं, हिंदी फिल्मों का निर्माण किया है, अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई है, जैसे चक्रव्यूह की बात कर लें, गंगा जल की बात कर लें, या 2010 में राजनीति आई थी, वह राजनीति मूवी भी प्रकाश झा के द्वारा दोस्तों क्या है बनाई गई थी। तो ट्रिक हमारी क्या है, प्रकाश झा हमराज ही की छवि यूपी में ले उतरा। प्रकाश झा जो आपका व्यक्ति डायरेक्टर है, वह हमराज की छवि को कहां पर ले उतरा है? यूपी में ले उतरा है। अब बताइए इससे क्या क्या तरीके बने, बताइए। प्रकाश झा, तो देखो प्रकाश तो याद करने के लिए ये तो हमारी ट्रिक में हो गया, हमने इसी का इस्तेमाल नाम पर किया है। अच्छा, झा से क्या बनेगा? झारखंड आपको याद रखना है। झा से पहला राज्य क्या है? झारखंड, मतलब झारखंड की भी राजभाषा क्या है? हिंदी है। आगे हम से आपको क्या रखना बताइए? हा से पहले क्या आएगा? हरियाणा, फिर म से क्या आएगा? मध्य प्रदेश, और फिर राज्य से क्या आएगा? राजस्थान। राज्य से क्या आएगा? राजस्थान। अगला क्या है? ही से क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। फिर आपको आगे लिखा है दोस्तों कि तो यहाँ पर साइलेंट है, छवि। तो छवि से कितने बढ़िया ट्रिक है, छवि में 6 से बनेगा छत्तीसगढ़, और 20 से बनेगा बिहार। यूपी से क्या बन जाएगा? उत्तर प्रदेश। और कहां पर उतरा? तो उत्तरा का मतलब क्या है? उत्तराखंड में उतरा। तो इस ट्रिक से दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि भारत के जो 9 राज्य हैं, भारत के ये 9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और राजभाषा हिंदी कहने का मतलब इन सभी राज्यों में जो सरकारी कामकाज किए जाते हैं या जो प्रशासनिक भाषा इनके राज्य की है वह क्या है? हिंदी है। यदि ट्रिक पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ऐसे ट्रिक आपको कहीं और दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। चलिए चलते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकेंड लास्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, अव्ययी भाव समास कौन सी है? अव्ययी भाव समास का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, सुपुत्र, मंद, ईदगाह और समुद्रजा। बताइए इन 4 में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास का दोस्तों चयन कीजिए। चलिए राइट आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मंद मंद होगा। अव्ययी भाव समास वाला उदाहरण कौन सा है? मंद मंद। अब दोस्तों ट्रिक देखिए, यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका अव्ययी भाव समास पहचानने का कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति, यदि कोई शब्दों की आवृत्ति होता है या कोई शब्द आपका 2 बार आता है तो वहां पर दोस्तों कौन सी समास होती है? अव्ययी भाव समास होती है। बताइए मंद शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। इसी प्रकार से आपको बोले गांव गांव, शहर शहर, द्वार द्वार, गली गली, रातों रात, दिनों दिन, मतलब जहां पर भी शब्दों की आवृत्ति होती है